हेलो एवरीवन, आप सबका स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज एट स्टडी आईक्यू। आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अब CDS 2017, क्लैट 2017 एग्ज़ाम्स के लिए भी अवेलेबल हैं और उसके अलावा SSC, CHSL, CGL इन एग्ज़ाम्स के लिए भी हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ऑर्डर करने के लिए studiiq.in पे जा सकते हैं। देखिए, 1962 के युद्ध के बारे में बात करने से पहले हमें भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उनके बारे में बात करनी होगी। तो 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और उसी के आसपास 1949 में चाइना में सिविल वॉर खत्म होता है। चाइना में एक सिविल वॉर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और उस गृह युद्ध में कम्युनिस्टों की जीत हुई और दूसरी तरफ थे नेशनलिस्ट और उन्होंने जाके ताइवान देश में रिपब्लिक ऑफ चाइना देश बनाया और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी, जिसे हम आज चाइना के नाम से जानते हैं। अगर कोई कहता है कि सिर्फ चाइना तो इसका मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि मेनलैंड चाइना। और ताइवान जो है उसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ताइवान को दुनिया के कई देश आज भी इंडिपेंडेंट देश का दर्जा नहीं देते। उसका जो दर्जा है वो अभी डिस्प्यूट में है काफ़ी। तो दोनों देशों के बीच में शुरुआत में रिश्ते काफ़ी अच्छे थे और भारत ने चाइना का बहुत समर्थन किया। शुरुआत में चाइना के विरोधी बहुत थे क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश था, इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी पश्चिमी देश उसके खिलाफ थे। यूनाइटेड नेशंस में उसको नहीं आने दे रहे थे और हर इंटरनेशनल फोरम पे चाइना को अलग थलग कर देते थे। लेकिन भारत ने चाइना का पुरजोर समर्थन किया और UN में उसके आने का रास्ता भारत ने ही साफ किया। इनफैक्ट 1960 में चाइना को वीटो पावर जब दिया गया था तो ये वीटो पहले भारत को ऑफर किया गया, लेकिन नेहरू ने इस वीटो पावर को ठुकरा दिया, ये कह के कि हम तो एक नॉन अलाइंड देश हैं और हमें इस वीटो पावर की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चाइना को दे दीजिए। यानी कि एशिया में किसी एक देश को मिलना था और वो चाइना को मिल गया। ये जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है, वीटो पावर को छोड़ देना। चाइना में दूसरी तरफ थे माओ जेडोंग, जो कि चाइना के चेयरमैन कहलाते थे, चेयरमैन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये इनकी ऑफिशियल पोस्ट थी, एक तरह से प्रेसिडेंट के जैसी पोस्ट है, सेरेमोनियल। लेकिन ये चाइनीज सिविल वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करने वाले सबसे बड़े नेता थे, इसीलिए चाइना के जो आइडियोलॉजिकल पावर थी वो इन्हीं के दम पर थी। इन्हीं की जो आइडियोलॉजी थी, माओइज्म जिसे कहा जाता है, उसी के दम पर चाइना आज भी चलता है। हालांकि अब तो काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, मार्केट इकोनॉमी आ गई है चाइना में काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी माओइज्म जो है वो चाइना का मेन आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल था। उन्हीं के साथ दूसरे एक बड़े नेता थे जिनका नाम था ज़्यू एनलाई। ये थे चाइना के प्रीमियर जब ये 1962 का युद्ध हुआ। प्रीमियर का मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर की तरह पोस्ट, यानी कि ये मेजर इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, माओ जेडोंग और ज़्यू एनलाई। देखिए 1950 में चाइना ने बनते ही अगले ही साल तिब्बत पे आक्रमण किया और तिब्बत जो कि एक सेमी ऑटोनॉमस किंगडम था, यानी उसे कुछ हद तक आज़ादी मिली हुई थी। कई सालों से वो अपनी एक अलग सरकार बनाता था, वहाँ पे एक अलग लीडर था जिनका नाम था दलाई लामा। वो वहाँ के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर होते थे। तो ये इलाका है तिब्बत का, इस तिब्बत को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जो लाल रंग में आपको दिख रहा है वो, और उसके अलावा ये जो ब्लू कलर में किंगहाई है, ये पूरा तिब्बत हुआ करता था। और तिब्बत आपको मैंने बताया सेमी ऑटोनॉमस था और इसीलिए ये कई सालों से अपनी अलग सरकार चला रहा था। लेकिन चाइना की सरकार ने कहा कि क्योंकि हिस्टोरिकली तिब्बत चाइना का हिस्सा रहा है, कभी ना कभी किसी ना किसी चाइनीज़ शासक के अंडर में तिब्बत रहा है, तो हमारा इस पे कब्ज़ा है और हम इसे अपने कब्ज़े में लेंगे। तो जैसे ही चाइना ने तिब्बत में अपनी आर्मी भेजी और कब्ज़ा किया, तो वहाँ पे भारत ने उसका कोई भी विरोध नहीं किया और इसी के कारण अब भारत और चाइना की डायरेक्ट बाउंड्री जुड़ गई थी। आप देख सकते हैं पहले बीच में तिब्बत आता था, ये भारत है, और ये तिब्बत आ जाता था बीच में, जो कि एक बफर का काम करता था, यानी कि बीच में एक बफर स्टेट था और दूसरी तरफ था चाइना। लेकिन अब तिब्बत बीच में से हट चुका है और चाइना और इंडिया सीधा एक ही बाउंड्री शेयर करते हैं और ये बाउंड्री काफ़ी डिस्प्यूटेड थी। 1954 में
भारत और चाइना ने पंचशील साइन किया। पंचशील 5 प्रिंसिपल थे जिनके अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे पे कभी हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता को हम मानेंगे और उसका पूरा सम्मान करेंगे। और इसी के तहत भारत ने ये मान लिया कि तिब्बत अब चाइना का हिस्सा है। और इस एनेक्सेशन के खिलाफ हम कहीं पे भी इंटरनेशनल फोरम में चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। दुनिया के कई देश तिब्बत के फेवर में थे, जैसे कि अमेरिका। इन्होंने चाइना का पूरा विरोध किया था कि आप तिब्बत पे इस तरह से हमला करके उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि तिब्बत चाइना का कल्चरली और हिस्टोरिकली हिस्सा रहा है और इसीलिए उनका पूरा हक है कि वो तिब्बत पे अपना कब्ज़ा जमाएं। अब हम बात करेंगे बाउंड्री डिस्प्यूट की। भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री का डिस्प्यूट था वो एक बहुत बड़ा कारण था 1962 के युद्ध का। इनफैक्ट मेन कारण ही वही था। तो देखिए, ये बॉर्डर जो है ये कई सालों से डिस्प्यूटेड था। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1950 के बाद में इसमें डिस्प्यूट हुआ है। जब पहले भारत में ब्रिटिश रूल था और चाइना में अलग अलग राज्यों, अलग अलग वंश का राज था, तब से ये बॉर्डर अच्छे से डिमार्केटेड नहीं है। यानी इसमें कहीं कोई मार्किंग नहीं हो रखी थी कि ये जगह से चाइना है और यहाँ से इंडिया शुरू हो जाता है। ऐसा है कि हिमालय के जो ये एरिया हैं, पर्वत वाले एरिया हैं, इतनी ऊंचाई पे ज़्यादातर कंट्रोल नहीं रहा है किसी भी देश का। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं रहता था। तो जो लोकल लीडर्स होते थे या फिर लोकल वहाँ के छोटे मोटे किंगडम्स होते थे, उनके बीच में आपस में ट्रेडिशनली जो एरिया डोमिनेंस का होता था उसी को बॉर्डर मान लिया गया। यानी सोचिए कि अगर ये हिमालय है और अगर हिमालय में यहाँ पे एक होता था किंगडम ऑफ तिब्बत या किंगडम ऑफ लद्दाख, तो देखिए यहाँ पे था किंगडम ऑफ तिब्बत और ये है किंगडम ऑफ, एक छोटा सा किंगडम था यहाँ पे जिसका नाम है किंगडम ऑफ लद्दाख। अगर इन दोनों के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री थी यानी कि एरिया ऑफ डोमिनेंस था, तो उसी को बाद में ब्रिटिशर्स ने भी बाउंड्री मान लिया और चाइनीज़ एम्पायर ने भी बाउंड्री मान लिया। और दूसरी बात, नेचुरल बैरियर ईस्टर्न एरिया में, यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो पहाड़ थे हिमालय के, उन्हीं को नेचुरल बैरियर मान लिया गया। इस मैप में आप देखेंगे अच्छे से आपको दिखेगा, यहाँ पे ये हिमालय की लाइन है। जो ये लाइन है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं और इसी के इन चोटियों के बीच में ही बनाई गई मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई गई थी और इस मैकमोहन लाइन को इंडिया और चाइना के बीच की उस वक्त बाउंड्री माना गया। तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच की बाउंड्री माना गया। और अब ये जो लाल रंग में आपको हिस्सा दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन चाइना इसे कहता है साउथ तिब्बत, क्योंकि ये तिब्बत है यहाँ पे। तो चाइना का कहना है कि ये तिब्बत का ही साउथ हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, इसीलिए इसे साउथ तिब्बत भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तवांग नाम की एक जगह है और तवांग वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में 3 जगह ऐसे जगह पे स्थित है कि इसकी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और 62 के युद्ध में भी चाइना की आर्मी ने तवांग के थ्रू ही अटैक किया था और यहाँ से अंदर घुसते हुए वो लोग यहाँ पे आसाम तक पहुँच गए थे। तवांग में एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है। आप लोगों को ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तवांग की बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और एक और नाम याद रखिए, NEFA, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। भारत सरकार ने 1954 में असम से इस एरिया को अलग करा और इसका एडमिनिस्ट्रेशन NEFA नाम की एक एजेंसी को सौंप दिया। इसीलिए इस एरिया को कई बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज़ भी कहा जाता है। और ये नेफा एरियाज़ जो हैं यही 1987 में अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बना दिया गया, इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश के नाम से। तो जब भी आप इस लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे कहीं पे तो आपको यही नाम दिखेगा कि फाइटिंग इन NEFA या फिर फाइटिंग इन नेफा या फाइटिंग इन अक्साई चिन। अब हम बात करेंगे अक्साई चिन की, जो दूसरा डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये नॉर्दर्न एरिया या नॉर्दर्न फ्रंट कहलाता है। ये अक्साई चिन है जो आपको दिख रहा है और ये है लद्दाख, भारत के कश्मीर स्टेट का हिस्सा। और अक्साई चिन जो है ये एक प्लेटू है, एक समतल ज़मीन का इलाका है जो कि काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। लेकिन क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है तो यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं बसती है और ये ज़्यादातर खाली पड़ा रहता है। लेकिन कुछ नोमैडिक ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं जो अपने गायों को या फिर भेड़ बकरियों को चराने के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल करती हैं। तो अक्साई चिन में ज़्यादा आबादी नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र की वहाँ पे आबादी है। इसीलिए इसके कंट्रोल के लिए ज़्यादा किसी ने
लड़ाई नहीं लड़ी और इस एरिया के कंट्रोल को लेकर कभी कोई खास दिक्कत नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग रहते ही नहीं हैं। तो जो लद्दाख का किंगडम था और तिब्बत का एरिया था, उन दोनों के बीच में ये एक बफर के टाइप काम करता था। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये है पैंगोंग लेक और ये है सो मोरिरी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पैंगोंग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंगोंग सो और सो मोरिरी। सो का मतलब लद्दाखी भाषा में एक तालाब होता है, एक लेक होता है। ये दोनों लद्दाख एरिया के भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। और पैंगोंग लेक लगभग 30 से 40% इंडिया में है और 60% आप देख सकते हैं कि वो चाइना में स्थित है। बहुत ही लंबा तालाब है, ये लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपको दिख रही है। ये 1962 के युद्ध के बाद तय हो गई थी कि अब ये हिस्सा चाइना के कब्जे में है, अक्साई चिन, और ये भारत के पास है, लद्दाख। तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर LAC। ये LOC से अलग है। ये LOC है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि 1947 के युद्ध के बाद सीज फायर लाइन थी, उसी को बाद में LOC या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। यहाँ पे अभी भी बाउंड्री भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्लियर नहीं है। तो देखिए, अब 1956 में अक्साई चिन का जो इलाका है, इसमें चाइना ने एक हाईवे बना दिया, एक रोड बनाई। और यहाँ पे आप देखिए, ये लद्दाख है, यहाँ पे ये लद्दाख है और ये अक्साई चिन आपको दिखेगा यहाँ पे। ये हाईवे लाल रंग का जो आपको दिख रहा है, ये हाईवे बनाया गया जिंगजियांग को कनेक्ट करता था तिब्बत से। तो ये जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का और ये लासा, यहाँ पे तिब्बत। लासा जो है वो तिब्बत का कैपिटल है। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक हाईवे बनाया चाइना ने और ये अक्साई चिन के बीच में से गुजर रहा था। तो भारत इसे अपना इलाका मानता था, इसीलिए भारत ने इस पर आपत्ति उठाई। हालांकि 2-3 साल तक तो भारत को पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई हाईवे बनाया गया है। 1959 में जाकर हमें पता चला कि अक्साई चिन में एक हाईवे बना दिया गया है और इसके कारण भारत चीन के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बन गई। उसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, वो ये कि तिब्बत में वहाँ के लोगों ने चीन की फौज के खिलाफ मोर्चा उठाया, मोर्चा खोल दिया और उन्होंने एक अपराइजिंग करी, वहाँ पे रेबेलियन करा। लेकिन इस रेबेलियन को चाइना की आर्मी ने पूरी तरह से क्रश कर दिया। काफ़ी एट्रोसिटीज़ कमिट की गई चाइनीज़ आर्मी द्वारा, वहाँ के लोगों पे उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई और उसके कारण दलाई लामा को भी तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा और वो भागकर भारत आ गए और इन्हें भारत ने शरण दी। जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये यंग दलाई लामा है, 1959 का फ़ोटो, और ये अभी के दलाई लामा है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे इस फोटो में। तो ये जो तिब्बत की अपराइजिंग थी, इसके कारण भी भारत और चीन के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हुई, क्योंकि पहली चीज़, भारत ने आपत्ति उठाई कि आप तिब्बत के लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, और दूसरा, चाइना ने ये आपत्ति उठाई कि आपने दलाई लामा को शरण क्यों दी। वो अब तिब्बत के लीडर नहीं है, क्योंकि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो वहाँ के अब वो स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकते। उन्हें अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अब बंद कर देनी चाहिए। लेकिन भारत ने उन्हें आज भी शरण दी हुई है और तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, यानी कि जो सरकार चलती है तिब्बत की, तिब्बत के बाहर से, वो भारत में ही चलती है। आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपको एक हिंट देता हूँ, भारत के एक उत्तरी पहाड़ी राज्य में ये जगह स्थित है, वहाँ पे ये गवर्नमेंट काम करती है। 1960 में चाइना के जो प्रीमियर थे ज़्यू एनलाई, वो भारत आया एक यात्रा पे और उन्होंने इस बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि स्टेटस क्यू रखते हैं, यानी कि स्थिति यथावत रखते हैं। आप नेफा पे अपना कब्जा रखिए। नेफा पे भारत का अधिकार था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, और अक्साई चिन पे चाइना का ही कब्जा था, मोर और लेस चाइना का ही कब्जा था। हालांकि भारत अपनी कुछ आर्मी की टुकड़ियों को वहाँ पेट्रोलिंग के लिए भेजता था, लेकिन भारत की कोई ज़्यादा पोस्ट या फिर सैनिक चौकियाँ नहीं बनी हुई थी वहाँ पे। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि जो अक्साई चिन में जो लाइन होगी और मैकमोहन लाइन है, उससे 20 किलोमीटर अंदर अपनी अपनी फ़ौज को दोनों को हटा लेना चाहिए। लेकिन नेहरू ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहली चीज़, अक्साई चिन हम चाइना को देने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, और दूसरा, 20 किलोमीटर फ़ौज पीछे करने की बात भी हमें नहीं जमी, क्योंकि चाइना लगातार अपने पेट्रोलिंग बढ़ा रहा था उन एरिया में। और इन्हीं पेट्रोलिंग के कारण, यानी कि जो सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं, उन पेट्रोलिंग के कारण भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में काफ़ी झड़पें हुई 59 से लेकर 61 तक, इन 2-3 सालों में, और कई भारतीय सैनिकों की इसमें मौत भी हुई।
और ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती थी, खास करके अरुणाचल वाले इलाके में। जब कोई भारत के 4 या 5 जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो उन्हें चाइना के लोगों ने रोक दिया या चाइना की फौज ने उन पर गोलियां चला दी। इस तरह की घटनाओं से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था और इसके लिए भारत ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसको कहा गया द फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ 1960 या फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ नेहरू। ऐसा कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेहरू को ये सजेस्ट किया था कि आप फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाइए। फॉरवर्ड पॉलिसी का ये मतलब है कि इंडियन आर्मी, जो कि अभी तक बॉर्डर के पास सिर्फ पेट्रोलिंग करती थी, यानी कि वहाँ पे कोई चौकी, परमानेंट चौकी में नहीं बैठा था, आप फ्रंटियर एरिया को ऑक्यूपाई कर लीजिए, यानी कि बॉर्डर के पास के एरिया में जाके अपनी चौकी बनाइए, वहाँ पे आप डोमिनेट करिए, वहाँ पे आप गश्त अपनी बढ़ाइए। इसे कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। और भारत ने मैकमोहन लाइन और अक्साई चिन दोनों जगह पे ये पॉलिसी फॉलो करी। मैकमोहन लाइन में ज़्यादा करी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में तो कई जगह हमने मैकमोहन लाइन से उत्तर में जाकर भी अपनी सैनिक चौकियाँ बना डाली। और क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट था इसलिए चाइना कहता था ये मैकमोहन लाइन से ऊपर है, भारत कहता था नहीं है। लेकिन इस तरह की कई चौकियाँ भारत ने मैकमोहन लाइन के आसपास बनाई। तो ये ऑफिशियली चाइना ने रीज़न ये दिया था कि भारत की इस फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण हम 62 में आप युद्ध करने जा रहे हैं। उनके अनुसार, माओ जेडोंग के अनुसार, भारत तिब्बत पे हमला करना चाहता है, भारत तिब्बत को फिर से आज़ाद करवाना चाहता है या फिर तिब्बत को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसीलिए भारत ये फॉरवर्ड पॉलिसी फॉलो कर रहा है और इसीलिए उसने अपनी आर्मी को बिल्कुल बॉर्डर के पास भेज दिया है। पहले तो भारत की आर्मी बॉर्डर पे थी भी नहीं, पहले आसाम राइफल्स के पास में चार्ज था उस बॉर्डर का, लेकिन बाद में आसाम राइफल्स की जगह एक आर्मी की पूरी कोर को वहाँ पे भेज दिया गया। तो इसीलिए माओ जेडोंग और चाइना इससे काफ़ी अलर्ट हो गए और उन्होंने 1962 में भारत पे हमला कर दिया। तो देखिए, वैसे भी 2-3 साल से तनाव चल ही रहा था, तो ऐसा नहीं है कि हमला किसी दिन अचानक से एक दिन हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कभी ना कभी युद्ध होना ही है, ऐसी स्थिति बन चुकी थी 2 सालों में। और इस युद्ध की शुरुआत हुई 20 अक्टूबर को और 21 नवंबर को ये ख़त्म हो गया, 1 महीने में। इसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी कि भारत के कुछ सैनिक पेट्रोलिंग करने गए थे, उन पे चाइना के सैनिकों ने गोलियां चला दी। बदले में भारत के फिर से कुछ सैनिक गए और उन पे भी गोलियां चला दी गई और इस तरह से ये जंग शुरू होती है। 4 दिन के अंदर अंदर चाइना की आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के अंदर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक वो घुसा है। तवांग पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बॉमडीला जो फेमस पास है, बॉमडीला पे भी उनका कब्जा हो गया। इनफैक्ट वो तेज़पुर तक चाइना की आर्मी आ चुकी थी। तेज़पुर आसाम का एक शहर है ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, यानी कि आप देखिए पहाड़ों से उतर के वो लोग प्लेन्स तक आ चुके थे, तेज़पुर के पास तक। और ये सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर था। इससे एक ये बात भी पता चलती है कि चाइना ने पूरी तैयारी कर रखी थी लड़ाई की। उन्होंने हथियार, साजो सामान, सप्लाई सब कुछ पहले से तिब्बत में स्टॉक कर रखा था, जमा कर रखा था, ताकि जैसे ही लड़ाई छिड़े पीछे से सप्लाई लाइन बिल्कुल भी अच्छे से चलती रहे। तो ये दिखाता है कि चाइना पहले से लड़ाई के लिए तैयार था। इन 4 दिनों की लड़ाई के बाद 3 हफ्तों तक कोई खास लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई रुक गई और दोनों के बीच में नेगोशिएशंस चालू हो गए। ज़ू एनलाई ने फिर से अपना प्रपोजल भेजा नेहरू को और फिर से बोला कि आप 20 किलोमीटर पीछे आप हट जाओ, 20 किलोमीटर पीछे हम हट जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तो 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, यहाँ से हम 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे। तो नेहरू ने इसे रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने इस प्रपोजल को नहीं माना। और भी कई शर्तें थी जो कि काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी भारत के लिए, इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें मानने से मना कर दिया। जैसे ही मानने से मना किया तो फिर से लड़ाई शुरू होती है। 14 नवंबर को, चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन, बाल दिवस के दिन, फिर से लड़ाई शुरू हुई। इस बार अक्साई चिन में भी काफ़ी भीषण लड़ाई छिड़ी। इस युद्ध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी, वो थी रेजांगला की लड़ाई। ये आपको याद रखना है नाम, रेजांगला। ये लद्दाख में स्थित एक जगह है। रेजांगला के पास में एक गांव है जिसका नाम है चुशूल। चुशूल में भारत की एक हवाई पट्टी थी जिस पे चाइना की आर्मी कब्जा करना चाहती थी और इसके लिए ये लोग रेजांगला को पास करना ज़रूरी था। लेकिन भारत के 123 वीर सिपाहियों ने, 13th कुमाऊं के थे ये, इन्होंने इस अटैक को रोक दिया और इनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। इन 123 सिपाहियों ने लगभग 1000 चाइना के सिपाहियों को मार गिराया और ये सब 17,000 फीट की ऊंचाई पे हुआ था, जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। उस हाइट पे 123 लोगों ने पूरी वीरता के साथ लड़ते हुए चाइना की आर्मी का अटैक रोक दिया। यहाँ पे तो एक पूरी ब्रिगेड थी उनके सामने और इन 123 में से 114 सिपाही शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह की बॉडी अगले साल बर्फ़ में ही जमी हुई मिली थी, जिस जगह पे ये लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत के लगभग
1400 सिपाही शहीद हुए। KIA का मतलब होता है किल्ड इन एक्शन, और 1700 सैनिक मिसिंग इन एक्शन, यानी कि उनका कोई नामो निशान नहीं मिला, वो लड़ाई में लड़ते लड़ते पहाड़ों में कहीं खो गए। और ऑब्वियस सी बात है कि 17 खोने का मतलब यही है कि पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पे बर्फ़ में दब जाना, कहीं पे गिर जाना, इससे भी बहुत मौतें हुई थी। तो आप देख सकते हैं भारत के लगभग 3000 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। उसके अलावा 4000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया, प्रिजनर ऑफ वॉर, हालांकि इन्हें बाद में वापस हमें लौटा दिया गया था। एक खास बात ये थी कि इस लड़ाई में भारत ने अपनी एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया, और इसका कारण था कि भारत को ऐसा डर था कि अगर हम एयरफोर्स यूज़ करते हैं तो चाइना भी अपनी एयरफोर्स यूज़ करेगा और भारत के शहरों पे बमबारी करेगा। लेकिन ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं रही। इसके उलट हमने 65 और 71 में जब अपनी नेवी और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया आर्मी के साथ साथ, तो हमें बहुत अच्छे से सफलता मिली। इस लड़ाई में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, यानी कि ऊंचाई पे लड़ाइयाँ हुई थी। लगभग सारी बैटल जो हैं वो 13,000 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। रिजांगला तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, और अरुणाचल के पहाड़ियों में भी इतनी ऊंचाई पे जब लड़ाई हुई तो भारत की जो फौज है वो इसके लिए तैयार नहीं थी। हमारे सैनिकों के पास में गर्म कपड़े नहीं थे जो कि इतनी ऊंचाई पे पहनने के काम आते हैं, सन गॉगल्स नहीं थे आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बंदूकें हमारी काफ़ी पुरानी थी, उधर चाइना के पास मॉडर्न AK-47 थी जो उन्हें रशिया से सप्लाई हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था भारत का इस युद्ध को हारने का। हमारे पास सप्लाईज पूरी नहीं थी, हमारे पास इक्विपमेंट पूरा नहीं था, साजो सामान जो लड़ाई के लिए ज़रूरी होता है इतनी ऊंचाई पे वो पूरा नहीं था। हमारे पास सप्लाई रूट नहीं थे, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सड़कें नहीं बनी हुई थी, वहाँ पे सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल था, हर जगह हेलीकॉप्टर प्लेन लैंड नहीं हो सकता। इन सब कारणों के कारण हमारी सप्लाई बहुत ही ख़राब थी। भारत ने इस युद्ध से बहुत कुछ सीखा आगे चलकर, और हमने अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में रोड्स बनाई हैं, कई सारे हेलीपैड्स बनाए हैं, और लैंडिंग एरियाज़ बनाए हैं, कई हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं, ताकि अब फ्यूचर में ये दिक्कत फिर से ना आए। 21 नवंबर को चाइना ने अपनी तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा करी, यानी अपनी ओर से ही उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और चाइना के जो सैनिक 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे अरुणाचल प्रदेश में, वो फिर से पीछे चले गए और 20 किलोमीटर तक पीछे चले गए मैकमोहन लाइन पे। उन्होंने मैकमोहन लाइन को फिर से खाली कर दिया, और अक्साई चिन में चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। यहाँ से वो पीछे नहीं गए। अक्साई चिन में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब जो बनाई गई थी, वहीं पे चाइना की फ़ौज आज भी बैठी है, और अब भारत के सिपाही भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ हैं। पहले भारतीय टुकड़ियाँ LAC के दूसरी ओर, यानी कि अक्साई चिन में पेट्रोलिंग के लिए चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाइना ने ये युद्ध विराम की घोषणा क्यों करी, इसके पीछे कई कारण हैं, कयास लगाए गए हैं अलग अलग कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि चाइना का इस युद्ध में जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया था। पहला उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, अगर हमारी बाउंड्री को लेके कोई भी विवाद है, तो उसको लेकर चाइना अपनी फ़ौज का इस्तेमाल कर सकती है, ये चाइना बताना चाहता था। यानी कि एशिया में चाइना अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता था, और इसी शो ऑफ पावर का उसने सक्सेसफुल इस्तेमाल किया भारत को हराकर। दूसरी चीज़, भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसे रोकना था, और इसे रोकने में सफल रहे। हमने अपनी आगे वाली जो अग्रिम चौकियां हैं वो सब अब खाली कर दी हैं। हम भी अब इतनी ऊंचाई पे पहाड़ पे नहीं बैठे हैं, और मैकमोहन लाइन के उत्तर की दिशा में तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ थी, अमेरिका, UK और USSR ये सभी भारत को सपोर्ट करने आ गए थे, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि USA अपने सैनिक भेज सकता है इस लड़ाई में, अगर लड़ाई कुछ समय और खिंचती है तो। क्योंकि भारत में नेहरू ने जॉन F कैनेडी, जो कि उस वक्त USA के प्रेसिडेंट थे, उनसे मदद मांगी थी। तो नेहरू जी ने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि हम प्लेन्स भेजने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अमेरिका अपने प्लेन भेजने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक चाइना ने सीज़ फायर की घोषणा कर दी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जब ये लड़ाई चल रही थी अक्टूबर नवंबर 1962 में, उसी वक्त अक्टूबर के महीने में ही 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चालू था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस USA और USSR, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक न्यूक्लियर लड़ाई की स्थिति थी, जब दोनों आमने सामने आ गए थे और न्यूक्लियर लड़ाई होना लगभग तय था, लेकिन वो बच गया, ऐसा क्राइसिस बचा लिया गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण दोनों महाशक्तियां जो थी ये दोनों बिजी थे, और दोनों में से कोई भी भारत के सपोर्ट के लिए तुरंत आ नहीं पाया। अब हम देखेंगे कि इसका भारत में क्या असर पड़ा। सबसे पहली चीज़, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री जो थे,
उनकी प्रेस्टीज दुनिया में बहुत कम हो गई, क्योंकि वो एक स्टेट्समैन और एक डिप्लोमेट की तरह जाने जाते थे और उन्होंने चाइना पे बहुत भरोसा जताया था। चाइना ने उनके इस भरोसे को तोड़ दिया लड़ाई हमला करके, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की प्रेस्टीज, भारत में भी जो उनके विरोधी थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, उन्होंने उन पे बहुत हमले किए, कहा कि ये तो नेहरू जी की गलती है कि चाइना ने हमें हरा दिया लड़ाई में, और इंटरनेशनली भी उनकी स्टैंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आया था। दूसरी चीज़, भारत ने अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। भारत ने अपने खुद के वेपन सिस्टम डेवलप करने शुरू करे, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इन सब का जो डेवलपमेंट है डीआरडीओ ने, वो इसी लड़ाई के बाद भारत ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। पहले भारत ने 1950 के दशक में अपनी फ़ौज पे, मिसाइल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। भारत के पास कोई मिसाइल प्रोग्राम तक नहीं था। हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सरकार ने 2 सीनियर फौज के अफसरों को ये जिम्मेदारी दी कि आप इस लड़ाई का एनालिसिस करें, बताएं कि हम इसमें क्यों हारे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और लेफ्टिनेंट जनरल भगत, इन दोनों ने ये रिपोर्ट तैयार करी, और इसमें भारत की जो खामियां थी, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की जो गलतियां रही थी, उन्हें बताया गया। लेकिन इन गलतियों को बताने वाली ये रिपोर्ट आज दिन तक पब्लिक नहीं करी गई है। ये आज भी क्लासिफाइड है, 2016 तक भी। और इसे क्लासिफाइड रखने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि इसमें भारत की जो गलतियां हैं उन्हें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। फाइनली भारत ने चाइना के खिलाफ अपना हमेशा सतर्क रहने का एक पॉलिसी बनाई, क्योंकि अब उसे पता था कि सिर्फ पाकिस्तान से ही हमें खतरा नहीं है। 1962 तक भारत को ऐसा लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान से हमें खतरा है, लेकिन अब चाइना के हमले के बाद ऐसा लगता है कि भविष्य में कभी चाइना और पाकिस्तान दोनों हम पे हमला कर सकते हैं। और इस लड़ाई के बाद एक बहुत ही अनोखी बात ये हुई कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में दोस्ती हो गई। पहले दोनों दोस्त नहीं थे इतने। इन दोनों देशों ने 1962 में ही अपना खुद का टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी सुलझा लिया। पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट जो है वो चाइना को गिफ्ट में दे दिया, और उसने बदले में चाइना की दोस्ती खरीद ली। और उसके बाद से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आज भी कायम है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्या कारण रहे 1962 की लड़ाई के। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत में किस शहर में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।